देखो अब अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। शायद ये 4th लेक्चर होने वाला होगा। चलिए, क्या पढ़े थे बताओ? शायद इंडक्टिव सर्किट ना, हाँ इंडक्टिव सर्किट। तो देखे थे बाबू कि बताओ ई आपने जो लगाया था वो कितना आया था? ई नॉट साइन ओमेगा टी, इक्वेशन 1 था। और इक्वेशन 2 आई का आया था आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ये आया था। ये दोनों इक्वेशन से हमने क्या देखा कि करंट जो है बेटा इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज से क्या होता है, कितना फेज नीचे है, मतलब लैग कर रहा है, पाई बाई 2। ये सब लिखवा दिए थे ना। हाँ, आई नॉट जहाँ पर क्या था बोलो? आई नॉट था ई नॉट बाई ओमेगा एल, यही ना था? देखो कल के क्लास में होगा सारा चीज। तो यहाँ से आई नॉट इक्वल टू ई नॉट बाई ओमेगा एल को हम बोलते हैं एक्सी। क्या बोलते हैं? एक्सी, ना सॉरी एक्सएल। इंडक्टिव सर्किट था ना, एक्सएल, ठीक है। ये एक्सएल ध्यान से देखो, वेयर एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल, जिसको कहा जाता है इज नोन एज द इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसको बोला जाता है, ठीक है। तो एक प्रकार का रेजिस्टेंस है। जब भी एक इंडक्टर से, इधर देखना बेटा, जब भी एक इंडक्टर से अगर आप एक अल्टरनेटिंग करंट को गुजारते हो ना, जब तो ये अपोज, इस करंट के फ्लो में जो अपोजिशन मतलब अपोज करेगा जितना, मतलब करंट के पाथ में जो रुकावट होता है उसे ही आप क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। सिंपल सी बात है। तो इंडक्टर से जब करंट गुजरता है, कौन सा अल्टरनेटिंग करंट यहाँ गुजर रहा है, तो उसके फ्लो में जो दिक्कतें प्रोवाइड होता है इंडक्टर के द्वारा, वही है ये एक्सएल, मतलब एक प्रकार का रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसीलिए इसको कहा जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। तो ये बात को लिख लो, ये तो कल नहीं लिखे थे, ये जरूर लिख लीजिए। ये दो इक्वेशन तो लिखा हुआ है, ये नहीं लिखना है, यहां से लिख लेना है आपको, यहां से, ठीक है, यहां से। ठीक है बाबू, ये आपका हो गया इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। अब आपका इसका वेव फॉर्म डायग्राम और फेजर डायग्राम दोनों रह गया था, है ना? तो लिख लिया सब लोगों ने? नहीं, देखिए फटाक से। नेक्स्ट हेडिंग डालो, वेव फॉर्म डायग्राम एंड फेजर डायग्राम, जो कल उसके लिए भी किए थे, रेजिस्टेंस रेजिस्टिव सर्किट के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ इस तरफ कर दीजिए वेव फॉर्म डायग्राम, ठीक है बाबू, और इधर कर देंगे हम लोग फेजर डायग्राम, ठीक है। तो देखो जब आप वेव फॉर्म डायग्राम बनाएंगे तो देखो, जैसे मान लीजिए आपने ये बना दिया वोल्टेज के लिए, ठीक है, ये बना दिया वोल्टेज के लिए, तो फिर करंट के लिए क्या करोगे? करंट कितने से लैग कर रहा है कि लीड कर रहा है बोलो?
लैग कर रहा है कितना, π/2 से। पहले तो एंगल दर्शा दो, देखो ये 0, ये कितना होता है π/2, ठीक है, ये पाई, ये आपका आ जाएगा बेटा कितना, तो आ जाएगा 3π/2। ये आप ऐसे जानते हैं ना मैथ से। यहाँ पर बोलो 2π होगा, ऐसे ही फिर बढ़ोगे तो ये कितना आ जाएगा 5π/2। यहाँ पे बोलो बाबू 3π, ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इधर देखिए, तो जब आप करंट का वेव फॉर्म बनाएंगे तो देखो मैक्सिमम जो पहले आया, इधर देखना, 0 ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम जो पहले आया उसको कहेंगे कि आप लीड कर रहा है, और जिसका मैक्सिमम बाद में आया उसको क्या कहेंगे, लैग कर रहा है। वो क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। तो π/2 से लैग कर रहा है, मतलब क्या, ये कहीं ना कहीं इस तरह से देखो, इसका डायग्राम आपका इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब देखो ये जो है आपका, इसका इक्वेशन क्या है, E = E0 sin ωt। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा बाबू, तो आ जाएगा सर I = I0 sin ωt - π/2, क्योंकि ये लैग कर रहा था। तो देखो किसका मैक्सिमम पहले आया, पहले मैक्सिमम किसका आया, वोल्टेज का, बाद में मैक्सिमम किसका आ रहा है, देखो करंट का। तो पक्का है कि ये क्या कर रहा है, ये लैग कर रहा है, कितने फेज एंगल से, π/2, ठीक है। तो ये आपका हो गया फेजर इसका, ठीक है, मतलब फेजर कह रहे हैं, सॉरी, वेव फॉर्म डायग्राम हो गया। और देखो इस पे हमने क्या रखा है, तो टाइम याद रखना, और इस पे क्या रखा है, तो इस पे है E और I, करंट और वोल्टेज, ठीक है। इधर अब हमें बनाना है फेजर, जो कि हमने कल रेजिस्टिव सर्किट के लिए भी बनाया था, तो इसके लिए भी बनाएंगे बेटा, ठीक है। तो देखो आपको पता है दोनों का मैक्सिमम वैल्यू के बराबर आपको वेक्टर का क्या लेना है, मैग्नीट्यूड। तो E0 यहाँ ले लिए, कल भी लिए थे, और ये एंगल लिया था हम लोगों ने कितना, ωt, ठीक है। तो बताओ ये कितने से लैग कर रहा है, इससे π/2, π/2 से लैग कर रहा है, मतलब किधर होगा, ऊपर या नीचे, नीचे। तो बाबू सिंपल सी बात है, ये आपका आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो देखो ये, और ये जितना बड़ा वेक्टर ये है उतना बड़ा नहीं लेंगे, ये थोड़ा उससे छोटा होगा, हमेशा याद रखना। करंट उससे कम मिलेगा, करंट का पीक वैल्यू कम मिलेगा, मतलब ये I0 है, ठीक है। और ये एंगल आ गया आपका 90 डिग्री, ठीक है। और ये एंगल कितना हो जाएगा बोलो तो, ये एंगल कितना हो जाएगा, टोटल एंगल कैसे कर, टोटल एंगल कितना है बताओ, 90, दोनों के बीच का 90 है, इसमें से ωt घटाएंगे, है ना। तो इधर देखो ये वाला एंगल हम लोग क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव, तो ये वाला एंगल क्या आ जाएगा, निगेटिव। तो ये कितना आ जाएगा, π/2 -π/2 -ωt। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये ωt -π/2, इसका साइन बदल जाएगा, यही तो है। तो इसका किस एक्सिस में प्रोजेक्शन, कल भी बताए थे, y एक्सिस पे प्रोजेक्शन, ठीक है। तो देखो इसका y एक्सिस पे प्रोजेक्शन, इसका भी y एक्सिस पे, सॉरी, y एक्सिस पे प्रोजेक्शन, ठीक है। ये वैल्यू बताता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू को, ठीक है। तो ये यहाँ आ जाएगा, देखो ये क्या चीज़ का बताएगा, तो ये बताएगा I = I0। देखो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा इसका, ये वाला कंपोनेंट ये हो जाएगा, ये एंगल कितना है, ωt
पाई बाय 2। तो बताओ ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो कल भी ऐसा ही कुछ किए थे, तो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ये वाला का ये कंपोनेंट हो जाएगा E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये दोनों हो गया आपका फेजर डायग्राम। ठीक है, तो बना लो जल्दी से, नोट डाउन। एक हो गया आपका वेव फॉर्म डायग्राम, एक हो गया फेजर डायग्राम। नेक्स्ट लिखो नेक्स्ट हेडिंग होगा आपका, इसमें 2 पढ़ चुके थे, तीसरा कर दो इसको। तो अल्टरनेटिंग क्या 1 2 करके किए थे ना, नहीं कि सीधा टॉपिक लिखे थे, ये 1 2 किए थे ना। हाँ, तो तीसरा है बाबू। हाँ ठीक है, तो अल्टरनेटिंग सर्किट containing कैपेसिटर मान ले। तो देखो, तो हम लोगों ने कल देखा 2 चीज़ कि अगर रजिस्टर रखता है सिर्फ बेटा ऐसी सर्किट तो क्या होता है, ठीक है, अल्टरनेटिंग सर्किट। और दूसरा देखा है इंडक्टर रखता है तो क्या होता है। तीसरा है कैपेसिटर सर्किट, ठीक है, कैपेसिटिव सर्किट इसको बोलते हैं। तो इधर देखिए, जैसे एक कैपेसिटर है जिसका मान लेते हैं कैपेसिटेंस C है, ठीक है, और ऑलरेडी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लास्ट पार्ट कैपेसिटर पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ से देखो एक EMF जो सोर्स आपने लगाया, मान लेते हैं ये EMF सोर्स जो आपने लगाया है वो कितना है, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। बेटा किसी टाइम पे इसमें करंट जो है कुछ ऐसा है, मान लिया, ऐसा नहीं है बार बार चेंज हो रहा होगा, ये हर दिन आपको मैं बताते जा रहा हूँ, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। तो हमें पता है कि देखो EMF जो लगाया है ये पता चल गया, ठीक है। अब हमें क्या चीज़ का रिलेशन देखना है, दोनों के बीच किसके बीच का रिलेशन देखना है, मतलब कि कंपैरिजन देखना है। तो करंट का, वोल्टेज एंड करंट के बीच का। तो वोल्टेज तो तुमने जो लगाया है वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, मतलब EMF है जो आपको पता है, लेकिन करंट इसमें कैसा प्रोड्यूस होगा ये हम लोग निकालेंगे, ठीक है। यही तो कैलकुलेशन करना होता है जो कल भी करे थे, इसके लिए भी करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से देखो, द अप्लाइड अल्टरनेटिंग EMF across the capacitor of capacitance, ठीक है, C इज, वो कितना है तो आपको पता है, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। इक्वेशन इसको मान लो 1, कल भी कर रहे थे यही काम। अब बेटा आप करंट निकालना है, करंट कैसे निकालते हैं बताओ, कैसे करोगे, कोई बच्चा को है ये आइडिया कि क्या करेंगे। ये कैपेसिटर है, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े हैं बेटे अच्छे से, क्या बोल पड़ा है कि जो कैपेसिटर के पास चार्ज होता है Q, वो किसके बराबर होता है, C इंटू V के, याद है। तो वो C जहाँ पर कैपेसिटेंस होता है और V क्या होता है, दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो वो तो पता है, आपने EMF कितना लगाया है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो देखो चार्ज, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, द चार्ज इंट्रोड्यूस टू द कैपेसिटर कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू सी भी होता है। तो Q इक्वल टू सी, तो भाई इसका कैपेसिटेंस, अब पोटेंशियल आपने कितना लगाया है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। सर ये हो जाएगा, हमको अच्छे से पता है, ठीक है। अब करंट तक पहुंचोगे कैसे, तो द करंट फॉर द कैपेसिटिव, ठीक है, कैपेसिटिव सर्किट, जो कि आपका ये कैपेसिटिव सर्किट है, इसके लिए कितना बेटा करंट होगा, ये कैसे निकालेंगे। तो I इक्वल टू क्या होता है बोलो,
क्यू अपन डी क्यू इंस्टेंटेनियस, क्योंकि यहाँ तक करंट बार बार चेंज हो रहा है, तो क्या करेंगे डी क्यू बाई डी टी, तो डी क्यू बाई डी टी से कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर चेंज नहीं हो रहा होता, कांस्टेंट होता तो क्यू बाई टी करते, है ना, तो डी क्यू बाई डी टी। अब देखो आई इक्वल टू क्यू का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो डी सी ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन में डी टी। ठीक है, देखते चलो बाबू, बाद में इकट्ठे लिख लेना। अब यहाँ से I इक्वल टू हमारा आ जाएगा, C तो बाहर निकल जाएगा, E नॉट बाहर निकल, सब कांस्टेंट है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग EMF का जो मैक्सिमम वैल्यू है, ये पीक वैल्यू चेंज होने वाला नहीं है। कैपेसिटेंस कैपेसिटर का चेंज होने वाला नहीं है, इन सब को बाहर कर दिया। डिफ्रेंसिएशन आपका इसका करोगे साइन ओमेगा टी अपॉन में डी टी, जो कि चेंज हो रहा है। अब यहाँ से I इक्वल टू सी ई नॉट साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन पता है दुनिया को, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स। तो बेटा यहाँ और इसका चेन रूल लगाओगे, याद है ना, तो चेन रूल लगाओगे तो ओमेगा एक और आ जाएगा। अगर चाहोगे तो यहाँ लगा देते हैं, देखो डी साइन ओमेगा टी अपॉन में डी ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी अपॉन में डी टी, क्योंकि हम टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे थे। ठीक है, आसान होता है मैथमेटिक्स, थोड़ी सी फिजिक्स, और ये चैप्टर बहुत आसान है। ठीक है, अब यहाँ से I इक्वल टू सी ई नॉट, इसका तो आपको पता है, और यहाँ से आ जाएगा ओमेगा, यहाँ से क्या आ जाएगा ओमेगा, तो लिख लो आगे, और ये इसका हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। देखते चलो, ध्यान से देखो, इसकी करंट का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, क्या सी की वजह से नहीं, वो तो कांस्टेंट है, वो तो चेंज ही नहीं हो रहा है। एप्सिलॉन नॉट कह रहे, सॉरी, यहाँ ई नॉट की वजह से नहीं, ओमेगा की वजह से नहीं, ये सारे कांस्टेंट है। ओमेगा क्या, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भाई, कॉस ओमेगा टी, यहाँ ये चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, तो क्या चेंज हो रहा है आपका बार बार, तो आपका आई की वैल्यू चेंज हो रही है। तो मैक्सिमम होने के लिए इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम। और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, जग जाहिर है। या फिर तुम एक काम कर सकते हो, इसको भी पहले साइन में चेंज कर लो, फिर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो साइन में कैसे चेंज करोगे, क्योंकि आपका ईएमएफ किस में है, साइन में, तो इसको भी साइन में लाना पड़ेगा, तभी ना आप कंपेयर कर पाएंगे। तो कॉस ओमेगा टी को साइन में कैसे लिखोगे, दो तरीका है। अब देखो, साइन थीटा और कॉस थीटा को आपको साइन थीटा बनाना है, तो क्या करोगे, साइन 90 माइनस थीटा या साइन 90 प्लस थीटा, दोनों प्लस का कॉस थीटा होता है। अब देख लो, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में भी साइन और कॉस से क्या होता है पॉजिटिव, और 90 है तो चेंज, तो मतलब कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, मैथमेटिक्स एकदम याद करो, तो आप दोनों लिख सकते हो। अब देखो तुम अगर यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे अगर लिखोगे साइन 90 माइनस थीटा, देखो पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, तो ये हो जाएगा क्या, कॉस ओमेगा टी, नो डाउट। इसको तुम ये लिख सकते हो साइन के टर्म में, लेकिन याद रखना माइनस किसके साथ लग गया, ओमेगा के साथ, ओमेगा टी के साथ, जो नहीं होना चाहिए। माइनस प्लस किसके साथ होना चाहिए, फेज एंगल के साथ, ना कि ओमेगा टी के साथ। ठीक है, तो तुम इसके लिए क्या करोगे, ये नहीं कर सकते, यू कांट अप्लाई दिस। ठीक है, ये नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना होगा, साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, यही लगाना होगा। ठीक है, तो लगा देते हैं। तो यहाँ से देखो सी ई नॉट, चलो ओमेगा को सबसे आगे कर दें, सी ई नॉट, यहाँ से देखो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 कर दिए, यहाँ से आ गया। अब देखिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू करंट का इस पे डिपेंड करता है। साइन का भी मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1, और मैं कल ही बात किए थे 1 और -1 के बीच जाता है। तो फॉर क्या लिखोगे, फॉर द पीक करंट या मैक्सिमम पीक और मैक्सिमम करंट, कल भी ये लैंग्वेज लिखे हैं, मैक्सिमम करंट द वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 इज 1, ये 1 हो जाएगा। इस वैल्यू को पुट करो
तो आपका आ जाएगा I इक्वल टू, देखो ये ओमेगा सी ई नॉट, इसका वैल्यू 1, तो ये ही है पीक करंट आई नॉट, जो कि ये वैल्यू के बराबर होता है। इसको देखो आई नॉट को तुम यहाँ ई नॉट, देखो हमें क्या पता है कि वोल्टेज बट्टे रेजिस्टेंस क्या देता है, करंट। तो ऐसे ही देख लो, पीक करंट को वोल्टेज अब बट्टे में इसको लाना है, ये तो गुना में है, तो बट्टे में कैसे आएगा, तो 1/ओमेगा सी अगर बट्टे में कर दो, देखो ध्यान से 1/ओमेगा सी, तो ये पलट के क्या ऊपर चला जाएगा, यही चीज आ जाएगा। तो हम ये सजा दिए, ठीक है, कैसे कि करंट इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, ठीक है, और ये कहलाता है आपका ये पीक करंट, ठीक है, ध्यान रखना। अब इसी चीज को तुम ई नॉट बटे एक्स सी आते ही कराए हैं, उसमें एक्सएल लिखे थे, यहाँ क्या लिख रहे हैं, एक्स सी, ठीक है। वेयर याद रखना, वेयर एक्स सी इक्वल टू क्या हो गया, 1/ओमेगा सी, समझ में आ रहा है, एंड इज नोन एज द, इसको जाना जाता है नोन एज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। उसको क्या कहा गया था, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसको क्या कहा गया, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब बेटा वो क्या था, ओमेगा एल, डायरेक्ट ओमेगा में एल से गुना था, ये क्या है 1/ओमेगा सी, दोनों में फर्क है, प्लीज याद रखना है, ठीक है। तो ये आपका आ गया पूरा। तो अब यहाँ से इस वैल्यू को पुट कर दो, हमारा देखो ये इक्वेशन था, तो इस चीज को तुम इतने को तुम क्या लिख सकते हो, बताओ, इस तरह सजा सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, आई नॉट, तो मैं इसको लिख दे रहा हूं, तो आपका आ जाएगा क्या, अपना आ जाएगा इक्वेशन आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2, ये आ गया आपका इक्वेशन 2। अब देखो पहला इक्वेशन क्या था, या एक सेकेंड रुक जाओ, इस चीज़ को हमने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा था, इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है। हाँ इधर देखो, अब पहला इक्वेशन था, देखो यहाँ है पहला इक्वेशन क्या है, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और दूसरा इक्वेशन क्या है, बोलो, दूसरा आया है आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। ध्यान से समझिए, दोनों इक्वेशंस आपको क्या दिख रहे हैं, इस बार करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, आगे चल रहा है, कितने फेज एंगल्स है, π/2 एंगल्स। अब पिछले बार क्या हो रहा था बेटा, करंट वोल्टेज से लैग कर रहा था, पीछे चल रहा था π/2 एंगल से, ठीक है। हमेशा याद रखना है, इसीलिए अल्टरनेटिंग करंट को पढ़ना और डीसी करंट को पढ़ने में फर्क है। डीसी करंट हमेशा वोल्टेज के साथ क्या रहता है, कांस्टेंट, लेकिन ये जो है ये क्या है, चेंज भी हो सकता है, अलग अलग सर्किट पे डिपेंड करता है। जैसे रेजिस्टिव सर्किट में देखा था, एक तो ये वेरिएबल करंट है, ये तो पता है, लेकिन रेजिस्टिव सर्किट में देखा था सेम फेज में रहता है, वोल्टेज के साथ सेम फेज में रहता है। लेकिन इंडक्टिव सर्किट में देखा था हमने कि लैग करता है, लेकिन कैपेसिटिव सर्किट में देखा कि क्या होता है, लीड करता है। तो वेरिएशन बहुत है इसमें, हमें बस याद रखना है हर चीज़ों को, ओके। अब इसका लैंग्वेज होगा, देखो क्या, पहले सारी चीज़ हम करा देते हैं, उसके बाद बात करेंगे। तो देखो ये घूम के इधर आ गया चलो इसका लैंग्वेज थोड़ा लिख देते हैं, रुक जाओ। लैंग्वेज हो जाएगा ये कि फ्रॉम equation 1 and 2, okay, we can see that the current in pure capacitive circuit, leads with phase
π/2 by phase π/2 with alternating EMF। ठीक है, ये सारी बातें हैं। इसको कंपैक्ट कर देते हैं आपको लिए थोड़ा सा। पहले पूरा इधर का लिखो, ये लास्ट में बॉक्स वाला लिखना है। ठीक है, तो लिखिए आप, शुरू करिए। लास्ट में, सबसे लास्ट में बॉक्स वाला क्या करना है? ये जो था वो बाय द मिस्टेक इंट्रोड्यूस था। ठीक है, जिसको लिखना है वो थोड़ा बेस पे जल्दी में कुछ और मतलब कि पता चल रहा था अलग स्पेलिंग। तो नेक्स्ट देखिए आपका वेव फॉर्म डायग्राम और फिर से फेजर डायग्राम। ठीक है, तो लिखो हेडिंग वेव फॉर्म डायग्राम। ठीक है, पहले इसको देख लो। देखो बाबू, अगर मान लीजिए ये ईएमएफ का ग्राफ है, ठीक है, टाइम वर्सेस ईएमएफ का, या ईएमएफ वर्सेस टाइम कह सकते हो, तो करंट आपको पता है इस बार क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, और भी कितने एंगल से, तो π/2 से। ठीक है बेटा, तो देखो इसको तुम और इधर से चालू करोगे। ठीक है, ओके, थोड़ा सा इधर से देखो, डॉट डॉट देते हैं। देखो अब π/2 ये पता है तुम्हें, 0, ये π/2, ये पाई, ठीक है, ये 3π/2, ये 2π, 5π/2 और ये 3π, आगे चलता जाएगा। तो पहले जो मैक्सिमम होता है ना बेटा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, वो कहलाता है लीड कर रहा है। ठीक है, तो इसका मैक्सिमम यहाँ हो रहा है, देखो π/2 एंगल से ये लीड कर रहा है, मतलब इसका मैक्सिमम यहीं हो जाना चाहिए। यहाँ देखो क्या होना चाहिए, मिनिमम। ठीक है, तो अब देखो ऐसा, ठीक है, ऐसा, ये ऐसा जाएगा। मतलब याद रखना कि ये क्या है, तो ये आपका है बेटा E = E0 sin ωt। ये आपका क्या है बाबू, तो ये है I = I0 sin ωt प्लस π/2 का। ठीक है, ये ऑलरेडी देखो ये ओरिजिन पे ही मैक्सिमम हो चुका है, ये बाद में हो रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। ठीक है, तो याद रखना। आगे क्या बात कर रहे हैं, अब देखो इसका ही आपको क्या चीज़, ये टाइम है पता है तुम्हें, और इधर है इस पे E और I। ठीक है, अब इसका हमें बनाना है फेजर डायग्राम। तो देखो अगर ये ईएमएफ है, ध्यान से समझना, E0 ईएमएफ का मैक्सिमम वैल्यू
तो इससे लीड कर रहा है, लीड कर रहा है मतलब आगे बनेगा। तो आगे बनेगा बाबू तो देखो कुछ इस तरह से, ठीक है, और ये हो जाएगा आई नॉट। ये एंगल कितना हो जाएगा 90 या π/2 जिसको बोलोगे 90 डिग्री, है ना। और इसमें ये वाला प्रोजेक्शन और ये वाला प्रोजेक्शन ये देगा तुम्हारा E की वैल्यू कितना E0 साइन ओमेगा टी, क्योंकि ये एंगल है हमारा ओमेगा टी, ठीक है। और बताओ खुद से देखो ये एंगल दोनों के बीच कितना है 90, ये है ओमेगा टी। एक्स एक्सिस के साथ इसका पूरा एंगल कितना हो गया बोलो 90 प्लस ओमेगा टी, मतलब ओमेगा टी प्लस 90, सिंपल है। तो ये देखो ये पूरी एंगल बन गया आपका, देखो ये एंगल ओमेगा टी प्लस π/2, याद रखना। तो ये प्रोजेक्शन इसीलिए क्या कहलाएगा I = I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2, याद रखना, ठीक है। तो बना लीजिए, यही दोनों है, फेजर डायग्राम और आपका वेव फॉर्म डायग्राम। तो देखिए याद रखना करंट वाला जो है ना, इसके मैक्सिमम वोल्टेज के मैक्सिमम वैल्यू से हमेशा थोड़ा कम ही रहेगा। याद रखना, ये भले ही मैंने बना दिया हैंड से बना रहे तो थोड़ा सा आपको लग रहा हो कि इससे थोड़ा हमेशा थोड़ा सा इसका मैक्सिमम करें कम, मतलब E0 से I0 की वैल्यू क्या होगी हमेशा थोड़ी सी कम। अब तो यहाँ पर ख़त्म होता है बेटा प्योर इंडक्टिव प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट और प्योर कैपेसिटिव सर्किट ख़त्म हो गया, ठीक है। तो वी हैव थोड़ा सा कहते हैं ना कि हमें ज़रूरी है, वी नीड टू सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल नहीं देखोगे तो इसका न्यूमेरिकल कैसे बनाएंगे पता नहीं चलेगा। थोड़ा सा हम न्यूमेरिकल करेंगे फिर देखते हैं थ्योरी आगे, ठीक है। तो पहले लिखिए लिखिए लाइट बल्ब, यही बल्ब की बात हो रही है, लाइट का बल्ब का। लाइट बल्ब इज रेटेड 150 वाट, 150 वाट, ठीक है, वाट फॉर 220 वोल्ट, फॉर 220 वोल्ट AC सप्लाई, AC सप्लाई ऑफ 60 हर्ट्ज, उसका फ्रीक्वेंसी भी दिया है AC का 60 हर्ट्ज, ठीक है, फुल स्टॉप। आगे कैलकुलेट A नंबर में लिखिए द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। अब B नंबर में लिखिए द RMS करेंट थ्रू द बल्ब, द RMS करेंट थ्रू द बल्ब। बनाइए, तो आसान क्वेश्चन है, अभी वार्म अप क्वेश्चन था, पहला था इसलिए थोड़ा आसान दिए हैं। बनाइए इसको वार्म अप क्वेश्चन ही कहेंगे। देखो 150 वाट इसका दिया हुआ है। देखो पावर रेटिंग, देखो एक बल्ब है, ध्यान से देखो ऐसा कुछ, ठीक है, ये बल्ब को ऐसे ही डिनोट करते हैं, ठीक है। तो बल्ब का आपको दिया हुआ है बेटे, अब क्या पावर रेटिंग दिया हुआ, PR दिया हुआ, पावर रेटिंग कहते हैं इसको। आप पावर रेटिंग कहो या डायरेक्ट, यहाँ हम अल्टरनेटिंग करंट कर रहे हैं, तो बताओ इसमें सारे वैल्यूज के कौन सा होते हैं RMS, कौन सा होता है RMS। तो ये दिया हुआ है PRMS दिया हुआ है बेटा कितना 150 वाट। आगे और दिया हुआ है क्या कि 220 वोल्ट, मतलब ये दिया हुआ है VRMS, ये कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट। और क्या पूछा आपसे, अच्छा फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है F =
60 हर्ट्ज, ठीक है, इतना चीज दिया हुआ है। तो ए में पूछ रहा है आपसे रेजिस्टेंस, यही ना पूछ रहा है रेजिस्टेंस। तो आपको क्लास 12th का ही करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा पावर का। क्या पढ़ा है पावर का फॉर्मूला? V² बाई R। गुड। तो पावर इक्वल टू हमारा होता है, देखो PRMS इक्वल टू हो जाएगा VRMS का स्क्वायर अपॉन में रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस किसका रेजिस्टेंस है? बल्ब का, ठीक है ना। ये बल्ब का रेजिस्टेंस होता है जो कि फिक्स होता है ना, पावर रेटिंग से और ये क्या बोलते हैं वोल्टेज रेटिंग से हम निकाल सकते हैं इसको। तो देखो यहाँ से रेजिस्टेंस इक्वल टू आ जाएगा VRMS का स्क्वायर अपॉन में PRMS। तो आपको दिया हुआ है VRMS कितना दिया हुआ है? 220। तो 220 का स्क्वायर अपॉन में PRMS 150। इसको सॉल्व कर लो, जो भी आएगा देख लें। 220 इंटू 220 अपॉन में 150 कितना है? सॉल्व करा है किसी ने? ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 5 से काट दो इसको। 5 4 जा 20 और 5 4 जा, ये ना 20, ठीक है। और इधर आ जाएगा 5 से 3, तो इसको गुना कर दीजिए। 44 इंटू 22 कितना हो जाएगा? 322, ठीक है। 322.67। ये फाइनल इसको करके, अब ठीक है मैं निकाल देता हूँ। आपका 44 इंटू 22 968, ठीक है। और इसको फिर भाग देना है 3 से, तो 322.67 बिल्कुल ठीक है। इतना क्या आ जाएगा बोलो? ओम। इतना ओम, ये आंसर, एक आंसर हो जाएगा। तो लिख लीजिए। अच्छा, बी पार्ट का आंसर, बी में क्या पूछा है? कौन सा चीज? IRMS। तो IRMS कैसे निकालोगे बेटा? VRMS अपॉन में R रेजिस्टेंस। तो VRMS दिया है 220 और रेजिस्टेंस आप यहाँ से निकाल लिए, इस वैल्यू को डाल देंगे। ये आपका कितना है? जो भी 322.67.67 जो भी आएगा देख लेना। इतना क्या हो जाएगा? एम्पियर आंसर। ओके, तो ये वैल्यू को आपको निकालना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, जो नहीं कर पाए उतारिए और नेक्स्ट बनाइए फिर। चलिए, उतार लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। और 44 मिली हेनरी और 44 मिली हेनरी, देखो यहाँ लिख रहा हूँ 44 मिली हेनरी। हेनरी किसका यूनिट बताए थे? याद ही नहीं होगा। इंडक्टेंस है ना, इंडक्टेंस। तो लिखिए इंडक्टर और 44 मिली हेनरी इंडक्टर is connected to 220 volt, 220 volt, comma 50 hertz AC सप्लाई। 220 वोल्ट 50 कॉमा देकर 50 हर्ट्ज AC सप्लाई, फुल स्टॉप। आगे लिखो, डिटरमाइन द RMS वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। डिटरमाइन द RMS वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। बनाइए तो फटाक से, जो भी आता है बताओ। इधर देखिए सब लोग, सॉल्यूशन जो क्वेश्चन सेकंड है उसका, ठीक है, सेकंड का सॉल्यूशन। देखो तुम्हें क्या क्या चीज़ें दिया है इसमें। पहला चीज़ क्या दिया है? क्या? VRMS, मतलब जिसको आप ERMS से भी डिनोट कर सकते हो। EMF या वोल्टेज लिखो, इस चैप्टर में EMF भी उसको लिख रहे हैं। ERMS कितना दिया हुआ है? हाँ 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। और फ्रीक्वेंसी कितना दिया है?
50 हर्ट्ज। और एक चीज दिया हुआ है कि और कुछ दिया हुआ है? हाँ, एल दिया हुआ है 44 मिली का वैल्यू क्या होता है? 10⁻³ और ये हो जाएगा हेनरी। तो हेनरी को एच से डिनोट करते हैं, इतना लंबा लिखने की क्या जरूरत, लिख दो हेनरी। समझ आ गया? इतना चीज दिया हुआ है बाबू। आपसे IRMS पूछा है तो सुनो, IRMS निकालने के लिए बेटा पहले ध्यान दो क्या क्या तुम्हें चाहिए। तुम्हें चाहिए ERMS, ठीक है, अपॉन में इस इंडक्टिव सर्किट। ये किस सर्किट की बात कर रहा है बेटा? तो तुम्हारा सर्किट है इंडक्टिव, ऐसा है, देखो ये सर्किट है, ये है, ठीक है, इसी का ना L होता है, जो पढ़ चुके हैं हम लोग, प्योर इंडक्टिव सर्किट। तो इसके लिए पूछ रहा है, तो आपको मैंने बताया है कि इसका रेजिस्टेंस जो आता है उसको क्या लिखते हैं? XL, जिसको आप क्या नाम बोलते हैं बेटा? इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। ये क्या होता है? ओमेगा इंटू एल। ओमेगा का मतलब कितना? 2πf इंटू एल, ठीक है। तो यहां से एक्सएल का वैल्यू निकल जाएगा 2πf की वैल्यू कितनी है? देखो 50 हर्ट्ज। हर्ट्ज ऐसा यूनिट होता है तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, हुआ एज इट इज डलाएगा। तो 50, ठीक है। तो देखो 2πf, एल की वैल्यू कितना है? देखो 44 इंटू 10⁻³ हेनरी ऐसा यूनिट है, तो ये इतना हो जाएगा। तो ये आ गया इतना ओम इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो यही तो चाहिए यहाँ पे, यही तो चाहिए, ठीक है। तो ERMS की वैल्यू 220, अपॉन में सारी वैल्यू को डाल दीजिए, 2π इंटू 50 इंटू 44 इंटू 10⁻³ कट कुट कर लो जो जो होगा, ठीक है। तो एक इधर से इधर कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, ठीक है। और कुछ तो होगा नहीं, नहीं होगा ना? नहीं। तो देखो 10⁻³ 1/10⁻³ इतना 3 हो गया, ये ऊपर चला जाएगा। तो 10⁻³ ऊपर चला गया और नीचे में आपका क्या आ गया? देखो यहाँ से आ गया 2 और यहाँ से आ गया 4, तो 4π, यही ना बचा, और तो कुछ है नहीं। मेरे तो कुछ नहीं दिख रहा है, सबका टूट गया, ठीक है। तो अच्छा, एक चीज़ और रह गया ना, 5 रह गया, एक 0 से एक 0 घटा था, 5 रह गया, तो इंटू 5, ठीक है। तो यहाँ से देखो 10⁻³ अपॉन में 20 25। तो यहाँ से एक काम कर सकते हैं बेटा, इसको क्या करो, 1000 लिख लो, एक 0 से एक 0, और यहाँ से कितने से कट जाएगा? 50 से। तो कितना आया? 50/π एम्पियर। मैंने आंसर यही बोला था, याद है? आ गया। तो लिख लीजिए, आसान सा क्वेश्चन, कोई बड़ा बात नहीं था, ठीक है। तो इधर पहले मेरे को सुन लो, फिर लिखते रहना। तो आज के लिए इतना ही, और प्लीज़ कोशिश करिए कि पहले तो कोशिश बाद में बात करते हैं। ये काम करो तुम, इस चीज़ जो तीनों टॉपिक पढ़े हैं, जो क्वेश्चन दो कर रहे हैं, और भी न्यूमेरिकल्स बनाइएगा, और ये तीनों टॉपिक को रिवाइज करके बढ़िया से पूरी एसी सर्किट को, इवन आप ये RMS वैल्यू, एवरेज वैल्यू जो निकलवाए थे, मीन वैल्यू, ये सब कैसे निकालते हैं एक बार रिवाइज करके आइएगा, ठीक है। कल एक और नया टॉपिक, जो बच्चे को अगर उत्सुकता हो तो प्लीज़, मैं तो बता के जाता हूँ, पता नहीं तुम लोग पढ़ते हो कि नहीं। एक बार हो तो आप RLC सर्किट तीनों जिसमें लगा हो, रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर, तीनों सीरीज में वो पढ़ के आइएगा, ठीक है।